जय भीम, मैं चेतना, जय भीम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर आज की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के मुरैना में दलित को नहीं करने दिया शमशान भूमि पर पत्नी का अंतिम संस्कार। मरने के बाद भी दलितों को नहीं मिल रही 2 गज जमीन। ऊना कांड के विरोध में दलित आंदोलन जारी। ऊना पीड़ितों ने बताई आप बीती। और राज्य सरकार के मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ महिलाओं ने किया मुंडन आंदोलन। सरकार के विरोध में लगाए जमकर नारे। अब खबरें विस्तार से। दलितों के साथ अत्याचार इतना बढ़ गया है कि जिंदा रहने पर उन्हें सताया जाता है और मरने के बाद 2 गज जमीन तक नसीब नहीं होती। मध्य प्रदेश के मुरैना से ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां दलित को शमशान भूमि पर पत्नी का दाह संस्कार नहीं करने दिया गया, जिसके बाद दलित ने मजबूर होकर घर के पास अपनी पत्नी को जलाया। यह मध्य प्रदेश का मुरैना जिला है, जहाँ के लोग अब भी जातिवाद की बेड़ियों में कैद है। ये जो शख्स है आप देख रहे हैं, वो जातिवाद के नाम पर हो रहे अत्याचार का जीता जागता सबूत है। ये कड़वी सच्चाई है जातीय अहंकार में डूबे समाज की। ये राख है एक चिता की, जहाँ एक बेबस पति को पत्नी का अंतिम संस्कार अपने घर के सामने करना पड़ा। ऐसा करने पर गांव के ही ऊंची जाति के लोगों ने इसे मजबूर किया। मेरी बीवी कम से कम 1-1.5 साल से बीमार थी, टीबी की बीमारी थी उसे, तो अहमदाबाद में एक्सपायर हो गई, वहाँ सिविल हॉस्पिटल में। वहाँ से मैं घर लाया, तब तक 20-25 घंटे हो चुके थे। उसके ज़्यादा तो उसको रेड बॉडी के रख नहीं सकते, और हमारे गांव में शमशान है नहीं। जो पुराना शमशान था उस पर लोगों का कब्जा है। इस गांव की शमशान भूमि पर लोगों का अतिक्रमण है, और जहां लोगों का अंतिम संस्कार होता है वहां दलित को अंतिम संस्कार करने नहीं दिया गया। हमने ये आज पटवारी एफएसआर को भेजा है कि सीमांकन करके मरघट की जमीन कौन सी है वो निकाले। अभी सीमांकन का कार्य चल रहा है और जेसीबी मशीन भी आ गई है, तो उससे तत्काल यदि कहीं अतिक्रमण पाया जाता है सीमांकन में तो तत्काल उसको हटा करके शमशान की जमीन को मुक्त करेंगे। इसके साथ ही सरपंच को हिदायत देंगे कि ये शमशान की जमीन पर तार फेंसिंग लगाए, ताकि एक विधिवत रूप से चिन्हित हो सके। पत्नी को जिंदगी भर जातिवाद सताता रहा और मरने के बाद भी जिंदगी भर ना भूलने वाला जख्म एक पति और उसके परिवार को मिला। ऊना में 4 दलित युवाओं को गोरक्षा के नाम पर बुरी तरह से पीटा गया। इस बात का विरोध गुजरात में दलितों ने एकजुटता के साथ किया। इस घटना के पीड़ितों के माता पिता के साथ हमारे संवाददाता ने बात की और पूरी घटना का जायजा लिया। ऊना में दलित युवकों के साथ हुई दरिंदगी के विरोध में पूरे गुजरात में लोगों ने आंदोलन किया और पीड़ितों को पूरी तरह से न्याय दिया जाए और ऐसी घटना किसी और दलित के साथ न हो, ऐसी मांग की। लॉर्ड बुद्धा टीवी पर भी हमने इस घटना को पूरी सच्चाई के साथ दिखाया। इस मामले की पूरी जानकारी लेने के लिए लॉर्ड बुद्धा के संवाददाता ने पीड़ितों के परिवार से बात की और इस घटना के बारे में उनसे जानने का प्रयास किया। ऊना में जो हुए पीड़ित उनके परिवार के साथ उनकी माताएं वगैरह यहाँ आई है, हम भी उनके साथ बात करना चाहते हैं। वो गुजराती में बात करेंगे, हो सकता है वो आप जहाँ तक समझने का आप भी प्रयास करेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, माता जी, जो आपके बच्चों के साथ में हुआ है और सभी पूरे गुजरात में इसका एक माहौल बना है, और आपके मुलाकात के लिए जो बहन मायावती जी आ रहे हैं, उसके बारे में आप क्या महसूस करते, क्या समझ सकती है इसके लिए? મારા પણ 2 દીકરા છે, એને અત્યાચાર બનતા અમે ન્યાય માંગી છે। અમારા 2 દીકરા 4 દીકરા છે, એને મારતા અત્યાચાર करता અમે પણ न्याय मांगी છે। बहुत बहुत ये भी न्याय के लिए अपनी गुहार लगाते। साथ में भैया भाई जीतू है, इन्होंने जब से सिविल हॉस्पिटल में जो पीड़ितों को भर्ती कर दिया है उनके सेवा में है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज जो बहन जी पीड़ित परिवार के लोगों को और पीड़ितों के मुलाकात में आ रही हैं, आप क्या महसूस करते हैं बहन जी के इस कार्यक्रम को लेकर? बहन जी ने, सबसे पहले तो मैं बहन जी का धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि बहन जी ने ये पार्लियामेंट में जो मुद्दा उठाया, इससे दलितों की एक आवाज़ गूंज उठी पार्लियामेंट में। तो सरकार को भी पता चला कि दलित भी इस देश में एक नागरिक है। तो अब तक तो उनको पता ही नहीं था, क्योंकि जितने भी आसपास के गांव में या फिर देखा जाए तो गुजरात में जितने भी किस्से हुए, तो अभी तक उन सबको न्याय मिला ही नहीं है।
तो बहन जी ने ये जो मुद्दा वहाँ संसद में उठाया, इसकी वजह से सरकार को भी पता चला कि हाँ, दलितों को भी न्याय मिलना चाहिए, उन पे बहुत सारे अत्याचार हुए। तो अब सरकार ने हमारी तरफ देख। नागपुर के संविधान चौक पर विदर्भ प्रहार संगठन की महिलाओं ने महाराष्ट्र सरकार की मजदूर विरोधी नीति के विरोध में मुंडन आंदोलन किया। इस दौरान संगठन की महिलाओं ने सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। नागपुर के संविधान चौक पर विदर्भ प्रहार संगठन की महिलाओं ने महाराष्ट्र सरकार की मजदूर विरोधी नीति के विरोध में मुंडन आंदोलन किया। इस दौरान संगठन की महिलाओं ने सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने बताया कि राज्य सरकार की शुरुआत से ही मजदूरों के विरोध में नीति रही है, जो कि सरासर गलत है। इस प्रदर्शन को राज्य की 22 मजदूर संगठन ने अपने समर्थन दिए जाने की जानकारी भी सामने आई है। प्रदर्शनकारी महिलाओं की मांग है कि पिछले 2 सालों से सरकार मजदूरों के विरोध में कार्य कर रही है, जिसके चलते हमने मुंडन आंदोलन का सहारा लिया ताकि अब सरकार की नींद खुले। गए 2 साल से हम अपनी मांगे अपने तकरार के माध्यम से, निवेदन के माध्यम से गवर्नमेंट की तरफ रखते आए हैं, लेकिन तब से लेके अब तक उन सारी मांगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको यहाँ से हकालने के लिए हमने गवर्नमेंट को बार बार निवेदन लिखे हैं कि उनकी वजह से हजारों कामगारों के नुकसान हो रहा है। गवर्नमेंट के ऑफिस से फाइल का गायब हो जाना, जो गवर्नमेंट ने तैयार किए हुए मंडल है उसमें से कामगारों को ऐसी परिस्थिति तैयार करना जिससे उनको राजीनामा देना पड़े, और इसके अलावा कामगारों के विविध जो कानूनन के तहत जो कोर्ट में कार्रवाई शुरू है उसमें उपस्थित न रहने के बावजूद कामगारों का जो नुकसान हुआ है, ऐसी कई मामले हैं जिसमें वो भ्रष्ट अधिकारी मालिक और कंत्राटदारों से पैसे लेके कामगारों का बार बार नुकसान कर रहे हैं। और इन सारे मामलों के आज तक हमने निवेदन गवर्नमेंट को दिए हैं, डिपार्टमेंट की तरफ से उसके ऊपर जांच की गई, लेकिन जांच में जो कुछ भी साबित हुआ वो सब संगठन के तकरारों के संदर्भ में पॉजिटिव साबित हुआ। सारे तकरार जो है वो सही साबित हुए हैं, लेकिन सही साबित होने के बावजूद भी उन भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है हमारा कि आने वाले 16 तारीख को कामगार मंत्री महोदय नागपुर जिले में आने वाले हैं, यहाँ के विदर्भ के कामगारों के सिलसिले में बातें जानने के लिए। अगर हम उनको ज्ञापन देने वाले हैं, हमारा निवेदन देने वाले हैं, और अगर उसके ऊपर उनकी कार्रवाई नहीं हुई तो आगे संगठन आत्मदहन का इशारा दे रही है। उनके सामने हमें खुद आत्मदहन करना पड़ेगा। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ओलंपिक खेल चल रहा है, लेकिन विश्वगुरु होते हुए भी भारत के हाथ खाली है। भारत से 119 खिलाड़ी गए थे, लेकिन ज़्यादातर वापसी की राह पर है। सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर बहस छिड़ गई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश को खेल में ऐतिहासिक पहचान दिलाने वाले आदिवासी और दलित खिलाड़ियों को आज हम भूल गए हैं, जिन्होंने अपने खेल से देश को पहचान दी थी। तो आइए जानते हैं ऐसे महान खिलाड़ियों के बारे में। इस तस्वीर को देखकर क्या आप पहचान सकते हैं कि ये कौन है? ये वो शख्स है जिन्होंने हॉकी में स्वर्णिम युग की शुरुआत की। इनका नाम है जयपाल सिंह मुंडा। इनकी कप्तानी में देश में हॉकी की शुरुआत हुई थी। 1928 में पहली बार जयपाल सिंह मुंडा की कप्तानी में ओलंपिक खेल में उतरी हॉकी टीम ने इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक जीता। जयपाल सिंह मुंडा की कप्तानी में मेजर ध्यानचंद भी खेले थे। इस टीम ने कश्मीराई प्रदर्शन करते हुए लीग के 17 में से 16 मैच जीते थे। इस टीम को लोगों ने सर आंखों पर बिठाया। जयपाल मुंडा की अगुवाई में ये स्वर्णिम युग 1964 तक जारी रहा। मुंडा अच्छे रिसर्च स्कॉलर भी थे। उनकी काबिलियत और ज्ञान को देखते हुए उन्हें भारतीय संविधान सभा का सदस्य बनाया गया था। मुंडा ने ही आदिवासी महासभा की शुरुआत की थी। दुनिया में हीरो की पहचान बनाने वाले ऐतिहासिक पुरुष को देश ने भुला दिया, जिसने खेल में देश की पहचान बनाई, तिरंगे को ओलंपिक के पैडक में शान से लहराया, कई देशों से सम्मान पाया, लेकिन अपने ही देश में बेगाने रहे। आदिवासी समाज से आने वाले मुंडा को न पद्म भूषण मिला, न भारत रत्न, कुछ नहीं मिला। वो दुनिया के हीरो थे, लेकिन देश ने उन्हें आदिवासी माना। ऐसे में ओलंपिक में खेलने वालों की नाकामयाबी का हम मजाक उड़ाते हैं और ऐसे महान खिलाड़ियों को भूल गए हैं।
दलितों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में देश में हर शहर में दलित लोग आंदोलन कर रैलियां निकाल रहे हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर से भी दलित आदिवासी मूल निवासी संगठन ने इसके विरोध में रैली की, जहां पे दलित बड़ी संख्या में शामिल थे। देश में दलितों पर हो रहे अत्याचार की कड़ी थमने का नाम नहीं ले रही है। दलितों पर हो रहे अत्याचार रोकने चाहिए और इस पर सरकार ने कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। इसीलिए देश के कोने कोने में दलित लोग आंदोलन कर रैलियां निकाल रहे हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर से दलित आदिवासी मूल निवासी संगठन ने रैली निकाली और दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार बंद हो, इसके लिए सरकार ने कड़ा रवैया अपनाना चाहिए, ऐसी मांग लोगों ने की। इस रैली में हजारों की संख्या में दलित शामिल थे, जो पूरे जोश के साथ नारेबाजी कर रहे थे। सदियों से दलितों पर अन्याय और अत्याचार होते आ रहे हैं, लेकिन आज दलितों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में दलित एकजुट हो गए हैं और अपने अधिकारों के लिए एकजुटता के साथ लड़ रहे हैं। वर्धा जिले के उत्तम गालव सीलिट कंपनी से निकलने वाले प्रदूषण से जिले के कई गांव प्रभावित हुए हैं। कई गांव का पानी प्रदूषित हुआ है और बीमारियों का डर बना हुआ है। इस बात की शिकायत करने के बाद भी प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में गांव बचाओ संघर्ष समिति ने जेल भरो आंदोलन किया। वर्धा जिले के भूगांव में 22 सालों से उत्तम गालव फ्लीट कंपनी स्थापित है, लेकिन पिछले कुछ समय से इस कंपनी से निकलने वाले प्रदूषण से जिले के कई गांव प्रभावित हुए हैं। इजहारपुर, बारबंडी, चितौड़ा, सेलूरकार जैसे गांवों में पानी प्रदूषित हुआ है और बीमारियां फैल रही है। इस संदर्भ में कई बार शिकायत करने के बाद भी ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में गांव बचाओ संघर्ष समिति ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने श्रृंखलाबद्ध उपोषण किया, लेकिन प्रशासन ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद गाँव वालों ने जेल भरो आंदोलन किया। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। बाद में आंदोलनकारियों को छोड़ दिया गया। इन आंदोलनकारियों ने कंपनी से होने वाले प्रदूषण को रोकने और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने की मांग की। खड़े नहीं हुए तो आगे के लिए खत्म कर दिए जाएंगे। ये हमारा आंशिक है और ये आंदोलन यहाँ खत्म नहीं हो रहा है। ये आंदोलन हमारा चलता रहेगा। हमको सिर्फ आपको बताने को बताना था कि हम 6 गाँव वर्धा मिलके संगठित हो चुके हैं। अब इनका पैसा खिलाने वाला काम खत्म हो चुका है। शस्त्रों के तस्करी के लिए डाक के कुरियर सेवा का प्रयोग किया जा रहा है। यवतमाल के मुख्य डाकघर से ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां कुरियर के जरिए पंजाब से तलवार मंगवाई गई। ये मामला है यवतमाल के मुख्य डाकघर का, जहां यवतमाल निवासी अमोल पांडे इस युवक ने कुरियर के माध्यम से पंजाब से शस्त्र मंगवाए। पार्सल फटने के बाद तलवार होने का पता चला। डाक विभाग ने इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी। अब देखना होगा पुलिस प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करेगी। COD पार्सल म्हणून कॅश ऑन डिलिव्हरी एक पार्सल आलेली आहे ती, त्यानंतर ती एकदम फाटक्या अवस्थेमध्ये आल्यामुळे त्यावेळेला पार्सलमध्ये फक्त तलवारी 3 आढळून आल्या आणि ते आम्ही जमा करून ठेवलेले आहे आणि त्याचा रिपोर्ट आम्ही वरिष्ठाकडे केलेला आहे। वरिष्ठ ते जेव्हा ऑर्डर येतील पोलीस स्टेशनला कंप्लेंट करा, त्यानंतर आम्ही त्या पोलीस स्टेशनला कंप्लेंट करणार। अमोल पांडे म्हणून मुलगा येऊन गेलेला आहे आणि ह्या ज्या पार्सल आहे मेल सेक्शनला त्या मॅडमसोबत त्यांनी पार्सल देण्यासाठी बळजबरी केली थोडी, पण आम्ही काही दिलेली नाही त्यांना। आमच्या इथं जेव्हा काउंटरला कोणती पार्सल बुक होते तर आम्ही त्यांना विचारपूस करतो। मोठी पार्सल तर होतच नाही इथून, पण आल्यानंतरही आम्ही ते चेक करतो। 26 जनवरी 15 अगस्त ऐसे ऐतिहासिक दिन पर देश में आतंक और दहशत फैलाने की कई बार कोशिश की जाती है, जिससे बचने के लिए नागपुर रेलवे स्टेशन में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। साथ ही यात्रियों को असुविधा न हो, इसका ध्यान भी रखा जा रहा है। देश का इतिहास गवाह है कि ऐतिहासिक दिनों पर आतंकी संगठनों द्वारा दहशत फैलाने की कोशिश की जाती है। ऐसे में देश के कई राज्यों को भी रेड अलर्ट किया जाता है। सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे स्टेशन, बस स्थानक और सार्वजनिक जगह आतंकियों की निशाने पर होती है। ऐसे में 15 अगस्त के दौरान इन सभी घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे स्टेशन पर कड़े इंतजाम किए गए हैं।
रेलवे सुरक्षा दल को हेडक्वार्टर से आदेश आने के बाद अधिक संख्या में स्टाफ बढ़ा दिया गया है। साथ ही जीआरपीएफ से संपर्क स्थापित कर उनकी भी मदद ली जा रही है। हर यात्री के सामान की जांच की जा रही है, वही स्कैनर मशीन की भी मदद ली जा रही है। महिला कांस्टेबल की संख्या बढ़ा दी गई है, वही संदेहास्पद व्यक्तियों पर भी रेलवे पुलिस की पैनी नजर है, जिसकी जानकारी डीएसपी ज्योति कुमार सतीजा ने दी। 15 अगस्त में थोड़ी सी सुरक्षा हमारे पास बहुत सारे फीडबैक आते हैं हेडक्वार्टर से। उसके तहत नागपुर स्टेशन पे रेलवे सुरक्षा बल की जितनी भी हमारे स्टाफ है और अधिकारी हैं उनको स्पेशली ब्रीफिंग की जा रही है और खासकर जो आउटर हैं हमारे नागपुर स्टेशन के आउटर पे हमने स्पेशल टीम लगाई है ताकि किसी भी घटना से उसे बचा जा सके। और साथ ही साथ हम लोग जीआरपी के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और जो एक्सरे बैगेज स्कैनर से हम लोग और सघन उनको ब्रीफ करके सघन चेकिंग की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि सभी जितने भी वहाँ पे यात्री आ रहे हैं उनके सामान की जांच पूरी ढंग से की जा सके ताकि यात्रियों की सुरक्षा में कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके। और ट्रेन एस्कॉर्टिंग भी हमारी करीबन 16 से 18 गाड़ियां हो गई हैं, इसमें लेडी कांस्टेबल भी आरपीएफ की इसमें ट्रैवल कर रही हैं ताकि महिला सुरक्षा और यात्रियों की सुरक्षा हो सके। वाशिम जिले के मंगलूरपुर तहसील अंतर्गत आने वाले वाड़ा फार्म इस गांव के सड़कों की हालत दयनीय है। पक्की सड़क न होने के कारण गांव वासियों को कई समस्या से गुजरना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन की ओर से विकास कार्य के आश्वासन दिए जा रहे हैं। जहां एक और हम गांवों को शहरों से जोड़ने की बात करते हैं, वहीं शहरों के आसपास के गांव आज विकास कार्य में पिछड़े नजर आते हैं। ऐसा ही कुछ आलम मंगलूरपुर तहसील के वाड़ा फार्म गांव का है, जहां कच्ची सड़कें दुर्घटना का कारण बनी हुई है और बारिश में यह सड़कें कीचड़ और गंदगी से भरी होती है, जिस वजह से बच्चों और बूढ़ों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। खराब रास्तों के कारण हाल ही में गांव की गर्भवती महिला को अपना बच्चा भी खोना पड़ा। गांव वालों ने पक्की सड़क बनाने की मांग की है। आमचा या रस्त्यामुळे आमचा एवढा रस्ता बेकार आहे की जर पाऊस आला तर टोंगाईतले पाय फसतेत। आमच्या शाळेतल्या मुलाला जाता येत नाही, येता येत नाही। आमची एक महिला गरोदर असताना आता तिला 3 दिवस झालेले आहेत। ती महिलाचा ऑटो जर अचानक आम्हाला ऑटोच पण सापडत नाही। अचानक ऑटो जर मिळाला तर तो ऑटो आणला आणि तो ऑटो अर्ध्या मध्येच फसला। त्या मुलाला काहीतरी धक्का लागून त्या महिलेचं बाळ दगावून गेलेलं आहे। आमच्या रस्त्यामुळे आम्हाला खूप रस्त्याचा त्रास आहे की आम्हाला हे रस्त्याची एवढी मागणी पाहिजे म्हणजे पाहिजे। आम्हाला लय खूपच त्रास आहे या रस्त्याचा। इस गांव में दलित और बौद्धों की संख्या सबसे ज्यादा है। बावजूद इसके किसी का इस गांव के विकास की ओर ध्यान नहीं। हमारे संवाददाता ने कार्यकारी अभियंता से बात की तो अधिकारी ने कुछ इस तरह सड़कों के विकास के बारे में जानकारी दी। तालुका मंगळूरपीर हा रस्ता एकूण 2 किलोमीटरचा आहे आणि या वर्षीच्या अतिवृष्टीमुळे याच्यामध्ये 1.6 ते 2 म्हणजे साधारणतः 400 मीटरचा रस्ता पावसामुळे नादुरुस्त झालेला आहे, खड्डे वगैरे पडलेले आहेत। तर या रस्त्याचं प्रस्ताव मागून 15 दिवसामध्ये हा रस्ता दुरुस्त करून दिला जाईल, म्हणजे ज्यानेकरून शाळेत जाणारे मुलं विद्यार्थी असतील किंवा दवाखान्यामध्ये जाणारे आजारी लोक असतील त्यांना तो रस्ता चांगल्या पद्धतीने वाहतुकीसाठी योग्य करून दिला जाईल। आणि यानंतर शासनाची जेव्हा डांबरीकरणासाठी जे काही प्रस्ताव मागवले जातील त्यामध्ये या रस्त्याचं डांबरीकरणाचं काम प्राधान्याने प्रस्तावित करण्यात येईल आणि निधी उपलब्ध झाल्यानंतर काम करून देण्यात येईल। देश भर में चर्चित डिब्बा कारोबार धोखाधड़ी प्रकरण में एक आरोपी ने आत्महत्या कर ली है। हुड़केश्वर क्षेत्र के पिपला गांव स्थित अपार्टमेंट के फ्लैट में सीलिंग पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या की गई। मृतक का नाम दिनेश गोखलानी है। हुड़केश्वर क्षेत्र के पिपला गांव स्थित अपार्टमेंट के फ्लैट में सीलिंग पंखे के हुक में रस्सी बांधकर दिनेश चांदूलाल गोखलानी ने फांसी लगा ली है। डिब्बा कारोबार प्रकरण में दिनेश गोखलानी और उसके बड़े भाई विजय गोखलानी को पुलिस ने आरोपी बनाया था। विजय 58 दिनों की जेल काटकर बाहर आया था। दिनेश 3 महीने से फरार था। उसने अंतरिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय में अर्जी भी दी थी, उसे जमानत नहीं मिल पाई थी। चर्चा है कि अंतरिम जमानत न मिलने के बाद से वह पिपला गांव स्थित
गगन सिटी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 303 में गुमनाम जीवन बिता रहा था। शुक्रवार को दिनेश के कुछ मित्र उससे मिलने फ्लैट पहुंचे। उस समय फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था। तायस और अभिषेक ने कई बार दिनेश को आवाज लगाई, दरवाजा खटखटाया, अंदर से कोई प्रतिसाद नहीं मिला। तब दोनों दोस्तों ने आसपास से खिड़की में झांक कर देखा, दिनेश फांसी पर लटका था। दोनों ने दिनेश के साले को उसकी मौत की जानकारी दी। हुड़केश्वर के थानेदार SK झावे ने बताया कि शुक्रवार को दोपहर के समय पुलिस को इस घटना की सूचना मिली। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। फ्लैट का दरवाजा किसी तरह से पुलिस ने खोला। दिनेश गोखलानी क्वेटा कॉलोनी लकड़गंज क्षेत्र का रहने वाला था। कल शाम को 4 साढ़े 4 बजे हमें एक मैसेज आ गया फोन के ऊपर कि ऐसा दिनेश मतलब गगन नगरी बीट 1 के अंदर फ्लैट नंबर 303 में एक आदमी ने सुसाइड करके लिया है। हमारे RR पाटिल ऑफिसर वहाँ पे गए। उन्होंने वहाँ पे देखा तो वहाँ पे अंदर से कड़ी लगाया था और वो आदमी अंदर हैंग हो रहा था। वो ताला मतलब वो कड़ी दरवाजा निकाल के हमने उसको नीचे उतार के ये किया और मालूमात पड़ी कि वो दिनेश चंदूलाल गोखलानी नाम का आदमी की वो बॉडी है। बॉडी हमने तुरंत निकाल के हॉस्पिटल में भेज दिया है और बाद में मालूम पड़ा कि वो कोई केस चालू है इन्वेस्टिगेशन। वो केस के अंदर का वो एक वांटेड आरोपी। दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर की ओर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के हाथों होगा। इसकी जानकारी नागपुर में आयोजित पत्र परिषद में दी गई। इस अवसर पर भव्य सांस्कृतिक संध्या में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। महाराष्ट्र की प्रसिद्ध पोर्ट्रेट रंगोली का भी प्रदर्शन होगा। साथ ही विशिष्ट अतिथियों, स्वतंत्र संग्राम सेनानियों एवं उपस्थित जन समुदाय के समक्ष विभिन्न पारंपरिक गीत और कला रखी जाएगी। इस कार्यक्रम का शुभारंभ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के हाथों होगा। इसकी जानकारी नागपुर में आयोजित पत्र परिषद में मध्य दक्षिण के निदेशक डॉक्टर पीयूष कुमार ने दी। आज के जय भीम इंडिया में फिलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक ले दीजिए इजाजत। जय भीम।